जानते हैं सर महागठबंधन का सुपड़ा क्यों साफ हो गया? तेजस्वी यादव ये चुनाव एक तरफा क्यों हार गए? क्योंकि महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये किसने सोचा था? आरजेडी 25 सीटों पर सिमट जाएगी, ये किसने सोचा था? वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी खाता भी नहीं खोल पाएंगे, ये किसने सोचा था? और कांग्रेस को 6 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, ये किसने सोचा था? पर आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि 2015 के इलेक्शन में जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तब आरजेडी को 80 सीटों पर जीत मिली थी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। 2020 में भी जब आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब भी आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, तब भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। लेकिन 2015-20 में जब 75 और 80 सीटें आरजेडी जीत रही थी, तो फिर 2025 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो 75 से सीधे 25 पे आ गई? और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव बैठ के खुद ही विश्लेषण कर रहे होंगे कि आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से उनकी पार्टी अर्श से सीधे फर्श पे आ गई। तो तेजस्वी यादव जी, सबसे बड़ी और अहम गलती यह थी कि आप लोगों ने टिकट का बंटवारा बेहद गलत तरीके से किया था। मतलब नामांकन की आखिरी तारीख थी और यह तक डिसाइड महागठबंधन नहीं कर पाई आपसी रजामंदी से कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए का सब कुछ सकुशल बंटवारा हो गया, कहीं भी बगावत की आग नहीं दिखी, लेकिन महागठबंधन अपने टिकट का बंटवारा ही नहीं कर पाई। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। मतलब लगा ही नहीं कि महागठबंधन एनडीए से लड़ने जा रही है, ऐसा लगा कि महागठबंधन आपस में ही लड़ाई कर रही है। और ओवर कॉन्फिडेंस इस लेवल का था कि लग रहा था कि बिना चुनाव लड़े आप लोग चुनाव जीत चुके हैं। तभी वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी बार बार उप मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे। वो तारीख तक बता रहे थे कि इस तारीख को हम उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैसे शपथ लेंगे सर? आपकी पार्टी तो एक भी सीट निकालने में कामयाब नहीं हो पाई। दूसरा, कांग्रेस को निपटाने के चक्कर में मुकेश सहनी को आगे करना। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि मुकेश सहनी जीत कर बैठे थे और तेजस्वी यादव अपने साथ उनको हेलीकॉप्टर में घुमा रहे थे। तो नहीं सर, दरअसल आरजेडी बिहार में कांग्रेस को निपटाना चाहती थी। दरअसल आरजेडी को लग रहा था कि वो और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ही मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे और कांग्रेस का कोई भी नेता हम पर हावी ना हो जाए, इसलिए वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को इन्होंने आगे कर दिया था। और मुकेश सहनी, जिनका खुद बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, जिन पर लोग बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, सन ऑफ मल्लाह वो कहे जाते हैं, लेकिन उनकी पब्लिसिटी उतनी बड़ी नहीं है, उस मुकेश सहनी के कंधे पर बंदूक रखकर तेजस्वी यादव चला रहे थे, जिस वजह से ना तो टिकट का बंटवारा अच्छे से हुआ, ना लोगों का भरोसा बन पाया। और तीसरा, इतना समय बीत जाने के बाद भी जंगल राज की छवि से आरजेडी और तेजस्वी यादव बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस बार तेजस्वी यादव के पास मौका था कि वो जंगल राज की छवि से बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही मोकामा में उन्होंने टिकट सूरजभान सिंह को दिया, जैसे ही उन्होंने टिकट लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को दिया, यह समझ में आ गया कि आरजेडी अभी भी उसी पथ पर अग्रसर है जिस पथ पर अग्रसर रहने के लिए पूरी तरीके से बदनाम है। दानापुर में रितलाल यादव को टिकट दिया। ऐसा नहीं है, भाजपा भी अपराधियों को टिकट देती है, भाजपा भी ऐसे लोगों को टिकट देती है जिन पर केस है, और मोकामा उसका जीता जागता उदाहरण है। मोकामा के अलावा हुलास पांडे उसके जीते जागते उदाहरण है। लेकिन फिर भी भाजपा इस चीज के लिए बदनाम नहीं है। भाजपा का इतिहास इस तरह से काला नहीं है। तो आरजेडी के पास मौका था, जब मोकामा में जाकर तेजस्वी यादव ने कलम बांटा, तब वो संदेश दे सकते थे कि अब आरजेडी, जिन पर इस तरह के गंभीर केस हैं, जो बाहुबली डॉन है, उनको हम साथ में लेके नहीं चलने वाले। लेकिन अचानक से रातों रात तेजस्वी यादव सूरजभान सिंह के साथ मीटिंग करते हैं और अनंत सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए सूरजभान को टिकट दे देते हैं। अनंत सिंह जेल में थे, इसके बावजूद ये चुनाव अनंत सिंह एक तरफा ही जीत जाते हैं। तो तेजस्वी यादव उस छवि से बाहर निकल ही नहीं पाए। यहां दानापुर में रितलाल यादव को टिकट दिया, और आप आंख उठा के देखिएगा तो इस बार बिहार में एक भी बाहुबली, एक भी डॉन, एक भी अपराधी चुनाव नहीं जीत सका है। एक चुनाव जीतने में कामयाब रहे शहाबुद्दीन के बेटा उसामा साहब।
अनंत सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे, तो दोनों के पीछे लॉजिक बहुत बड़ा है। अनंत सिंह चुनाव इसलिए जीत गए क्योंकि मोकामा अनंत के बिना शुरू नहीं होता, मोकामा अनंत सिंह के बिना खत्म नहीं होता। और दूसरी बात कि जो दोनों लोग वहां आमने सामने थे, यानी अनंत सिंह और वीणा देवी, सूरजभान की पत्नी, दोनों की छवि बराबर ही तो है, दोनों का काम एक ही तो है, तो किसी ना किसी को तो चुनेगा ही लोग वहां पे। मोकामा में भुनियारों की संख्या अच्छी खासी है, तो भुनियार आरजेडी की तरफ जाए उससे बेहतर समझा कि अनंत को चुने। अगर मोकामा में तेजस्वी यादव ने एक अच्छा उम्मीदवार उतार दिया होता, बेशक चुनाव हार गए होते लेकिन अपनी छवि से बाहर आ गए होते। अगर दानापुर में रितलाल यादव का टिकट काट के किसी एजुकेटेड व्यक्ति को टिकट देता तो आरजेडी की छवि बनती, लेकिन इन सब से आरजेडी की छवि बिगड़ी। तर्क देने वाले तर्क दे सकते हैं कि भाजपा ने भी तो अनंत सिंह को टिकट दिया, भाजपा ने भी तो हुलास पांडे को टिकट दिया, लेकिन आरजेडी ने जो काम किया, आरजेडी ने लालगंज में रातों रात मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया। शिवानी शुक्ला का हाव भाव, बोलने का तरीका ऐसा लग रहा था कि शिवानी शुक्ला के आगे पीछे कोई है ही नहीं, और वो शिवानी शुक्ला को लालगंज के लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जबकि वहां पर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार ऑलरेडी चुनाव में उतर चुका था। इसके बावजूद आरजेडी ने मनमानी की और वहां पर मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया, और उसका रिजल्ट पूरे बिहार के सामने है। आप चाहे लाख तर्क दे दीजिए, आरजेडी के हार में चरण वंदना करने वाले घटिया गायकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जो गाना गा रहे थे कि भैया आई तो सत्ता में त उठा ले तो तेरे को कट्टा पे, पता नहीं ऐसे करके ही गा रहे थे। सिक्सर के मारब 6 गोली छाती में, तू आरजेडी के माल है रे, ऐसे घटिया गाने गाते थे, मंचों पर प्रोग्राम करते थे, फिर जाके तेजस्वी यादव से मिलते थे, फिर जाके राबड़ी देवी से मिलते थे, फिर जाके लालू यादव का आशीर्वाद लेते थे। तो ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में जा रहा था। और गानों को आप हल्के में ले सकते हैं, लेकिन उसका असर बहुत गंभीर होता है, जिस पर कोई विश्लेषण नहीं होता, जिसका कोई डाटा नहीं होता। लेकिन यहां पर गानों का जो घात और आघात होता है वो कल्पना से परे होता है। तो अगर किसी लड़की के लिए गाया जाए कि तू आरजेडी के माल है रे, अब भैया सत्ता में आई तो कट्टा पे उठा ली तो उसका प्रभाव सही थोड़ी पड़ेगा। और ऐसे गायकों को मंचों पर बुला के अपना चुनाव प्रचार कराएंगे, उनको अपने साथ लेके घूमेंगे, वो मंचों पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगे, तो जनता इतनी आसानी से स्वीकार थोड़ी कर लेगी। अगला कारण है तेजस्वी यादव के लिए जो सोशल मीडिया मैनेज कर रहे थे, जो जर्नलिस्ट का इंटरव्यू करा रहे थे, जो सब कुछ देख रहे थे, वो लोग बिहार के थे नहीं, वो लोग दिल्ली के भी नहीं थे, मैक्सिमम लोग हरियाणा के थे। हरियाणा के लड़कों को उठाया गया, पंजाब के लड़कों को उठाया गया, उन्हें बिहार में लाके काम दिया गया। उनको नॉलेज इस बात का है नहीं कि बिहार में कौन सा पत्रकार किस लेवल पर फेमस है। उन्होंने बस ये देखा कि फलाना व्यक्ति का इतना फॉलोवर, इतना सब्सक्राइबर, इतना व्यूज गया, उसको बुला के इंटरव्यू कराया गया, उससे बुला के जो है अपना चुनाव प्रचार कराया गया। ऐसे क्रिएटर को लिया गया जिसका कोई मतलब नहीं था। वो लोग एनिमेशन तैयार करते थे जिनको बिहार की सूझबूझ नहीं है। चुनाव कई बार आंकड़ों से परे होता है, जरूरत होती है। मैं हमेशा हर किसी को सलाह दूंगा, अगर आपको बिहार में सोशल मीडिया को लेके काम देखना दिखवाना है तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से नहीं, बल्कि बिहार के लड़कों को हायर कीजिए, वो आपके लिए बेहतर करेंगे। उनके पास नॉलेज नहीं होगा तो भी वो बेहतर करेंगे। बाकी पारिवारिक कलह भी एक बहुत बड़ा कारण निकल के सामने आया। जिस तरीके से परिवार में ही इन लोगों की अनबन चल रही थी, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया, बहनों से बात नहीं बनी, तो इस सब का गलत इंपैक्ट पार्टी पर पड़ा, जिसका अच्छा खासा खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और इस बार मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि पिछले इलेक्शन में तेजस्वी यादव ने तकरीबन 200 से ज्यादा रैलियां की थी, लेकिन इस बार सोचिए कि 100 से भी कम रैली तेजस्वी यादव ने किया। तो या तो तेजस्वी यादव को लग रहा था कि इस बार रैली करने की जरूरत नहीं है, हम चुनाव निकाल लेंगे, या इस बार इनको लग रहा था कि हम रैली करेंगे तो सिर्फ अपने उम्मीदवारों के लिए करेंगे, जो आरजेडी के लिए खड़े हैं, जो वीआईपी के लिए खड़े हैं, जो कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं। उनकी जिम्मेवारी है ही नहीं कि उनकी जीत मेरी बदौलत हो। यानी अगर कांग्रेस का उम्मीदवार है, उसको चुनाव जीतना है तो राहुल गांधी आके चुनाव प्रचार करें। अगर वीआईपी पार्टी का नेता खड़ा है और उसे जीत हासिल करनी है तो मुकेश सहनी आके प्रचार करें। ये तमाम फैक्टर रहे जिस वजह से आरजेडी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। बाकी जिस एमओआई को आरजेडी की धुरी कहा जाता है, वो एमओआई भी अब आरजेडी के साथ नहीं है।
अगर सच में मुस्लिम और यादव आरजेडी के साथ होते तो रीतलाल यादव की दानापुर में कभी हार नहीं होती। और रीतलाल यादव 29,000 वोट से हारे हैं, जबकि यहां पर यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। और इसीलिए भाजपा भी अपना कैंडिडेट यादव उतारती है, आरजेडी भी अपना कैंडिडेट यादव उतारती है। इसके बावजूद रामकृपाल यादव रीतलाल यादव को 29,000 वोट से हरा दिए। यानी कि यादव भी अब पूरी तरह से आरजेडी के साथ नहीं है। राघोपुर में इतनी कड़ी टक्कर नहीं मिलती तेजस्वी यादव को। सोचिए कि राघोपुर में ऐसा लग रहा था कि आरजेडी हार जाएगी, तेजस्वी यादव नीचे चल रहे थे, लेकिन आखिरी में जाते जाते तकरीबन 11-12 हजार वोट से तेजस्वी यादव यहां से चुनाव जीत गए। तो यहां भी बहुत कड़ा टक्कर राघोपुर में देखना पड़ा। मुस्लिम भी विवश और लाचार होकर आरजेडी के साथ है। अब उनका भी शौक नहीं रह गया है आरजेडी के साथ रहना, और यही कारण है कि AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इसी इलेक्शन में 5 सीट जीत जाती है। यानी कि अब आरजेडी के साथ पूरी तरीके से यादव भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। मुसलमानों का भी जो है वो वोट बट रहा है, यादवों का भी वोट बट रहा है, यादवों का वोट भाजपा को भी मिल रहा है। चुनाव से पहले अचानक तेजस्वी यादव ने जो हर घर नौकरी देने का वादा किया और कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हर घर से एक नौकरी पकड़ के जबरदस्ती दे दी जाएगी, इस बात पर भी किसी को भरोसा नहीं हुआ। मीडिया ने इस बात का गजब तरीके से माहौल उड़ाया। मीडिया ने यह साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो संभव किसी भी कीमत पर है ही नहीं, किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है। लोगों को भरोसा हुआ ही नहीं कि, और लोगों को यह भी समझ में आ गया कि तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं पर देंगे नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तमाम फैक्टर है जिस वजह से तेजस्वी यादव की पार्टी 75 सीट से सीधे 25 सीट पे आ गई।